ये आपका आ गया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, ये किस लिए, ये क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक नहीं है, बेशुमार मौजूद है। माई एसक्यूएल भी है, ठीक है, ओरेकल का भी है, अच्छा इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी है। और इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने हर किसी ने अपना बना रखा है, उन्होंने हर किसी ने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक नाम भी रख रखा है। ठीक है, जो ओरेकल वालों का है वो, ठीक है ना, ओरेकल की डेटाबेस ही हम उसको कह रहे होते हैं यूजुअली। ठीक है, अच्छा उसको आप ओरेकल कह लो। दूसरा पीएचपी वाले, जो पीएचपी का सारा सिस्टम है वो, उसके साथ यूजुअली हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो लैंग्वेजेस है, सी शार्प वगैरह, इसके साथ इन्होंने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। इसको हम क्या कहते हैं, एमएस एसक्यूएल सर्वर। तो एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक लैंग्वेज का नाम है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और उसको चलाने वाला एक सर्वर बना रखा है इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने इसका एमएस एसक्यूएल सर्वर नाम रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तीन सर्वर्स हैं। अब वही बात दोबारा बता दूं कि जरूरी नहीं होता कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वालों का एम एस एसक्यूएल सर्वर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सी शार्प के साथ आपने एम एस एसक्यूएल सर्वर ही यूज करना है। आप इसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते। आप इसके साथ माई एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, ओरेकल की डेटाबेस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पीएचपी वालों का माई एसक्यूएल है तो जरूरी नहीं कि आप उसके साथ वही चलेगा, आप उसकी जगह माई एसक्यूएल हटाकर पीएचपी लैंग्वेज के साथ एसक्यूएल सर्वर भी यूज कर सकते हो। तो द पॉइंट इज कि हर कंपनी ने अपना अपना मैनेजमेंट सिस्टम बना के उसको एक एक नाम दे दिया। हम जो पढ़ रहे हैं वो एम एस एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये इंस्टॉल करने के लिए मैं इसका सेटअप आपको दे दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि यूएसपी में आपको दूंगा और वो आपने उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं पूरा का पूरा उस टाइम सिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर जाकर आपने इसको सिंपली, ये जैसे ही आप ऑन करते हो स्टार्ट पे जाके एम एस एसक्यूएल सर्वर लिखते हो। किस तरीके से, यहाँ जाकर एम एस एसक्यूएल सर्वर, ये एम एस एसक्यूएल, ओहो, एम एस एसक्यूएल जी ऑन है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर लिखते हो आप तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही आ जाता है इस पर क्लिक करते हो ये ओपन होकर यहाँ आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर्वर से कनेक्ट करो। मैं जैसे इस पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ सर्वर नेम जो आ रहा था, ये आपके पीसी का जो नाम होता है वही सर्वर नेम हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये कनेक्ट होके लोड करेगा और आपने अपने कंप्यूटर में डेटाबेसेस जितनी भी बनाई हुई होंगी वो आपकी सारी की सारी सामने आ जाएंगी। ये देखो जी। ठीक है, अब ये फोल्डर्स हैं कुछ। ठीक है, अभी हम इनको नहीं देखने वाले क्या हैं क्या चीजें नहीं। हमारा जो काम का फोल्डर है वो है डेटाबेसेस का फोल्डर। इसके ऊपर जब अभी पीछे प्लस है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी सारी की सारी डेटाबेसेस सामने आ जाती है। ठीक है, अब एस एम एस डीबी ये मैंने बना रखी है, ये आ रही है। डीबी लर्न ये मैंने डेटाबेस लर्निंग के नाम से बना रखी है, वो आ रही है। एटीएम स्टूडेंट ये मैंने बना रखी है, ये आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है, डेटाबेस के अंदर बेसिकली किस तरीके से डेटाबेस काम कर रही होती है कि मैंने आपको क्या बताया कि डेटाबेस आपका डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो डेटाबेस का क्या कंसेप्ट है कि डेटाबेस है, किस तरीके से समझ लो, ये एक डेटाबेस है। ठीक है, ये क्या है, डेटाबेस। ठीक है, इसको आप नाम रख दो कि ये जनाब एक डेटाबेस है। ठीक हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेबल होते हैं। ठीक हो गया, ये एक टेबल आ गया आपका यहाँ पे, ये वाला, ये एक टेबल आ गया। ठीक, अच्छा ये दूसरा टेबल आ गया, सही, ये तीसरा टेबल आ गया। अब ये टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि आपने डेटाबेस में सिर्फ एक ही किस्म का रिकॉर्ड तो नहीं स्टोर करना होता, आपने मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड स्टोर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसका काम है जो कि स्टूडेंट्स के मुतलका सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव करेगा। ठीक है, तो एक आपका टेबल बन जाएगा जिसका नाम आप रख दोगे स्टूडेंट। अब ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ही क्या करेगा, सेव करेगा। लेट्स सपोज ये स्टूडेंट का नाम सेव करेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास सेव कर लेगा ये उसका रिजल्ट सेव कर लेगा, ये उसका फोन नंबर सेव कर लेगा, ये एड्रेस सेव कर लेगा। ठीक है, एड्रेस सेव कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, अब ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस है ये स्टूडेंट के लिए है ना। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए ही अलग अलग टेबल बनेंगे। ये लेट्स सपोज एक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब स्टूडेंट का खाली यही चीजें तो नहीं होती, स्टूडेंट के मुतलका उसकी फीस भी तो होती है, तो हम एक टेबल बना लेंगे फी का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या होगा कि मंथ, पेमेंट स्टेटस, पे किया भी है या नहीं किया अभी तक। ठीक है, टोटल फीस, कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फी फॉर
क्लास यानी कौन सी क्लास के लिए फी दी गई है। अगर आपकी फी पर सब्जेक्ट ले रहे हो तो वो एक अलग हिसाब हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फीस हो गया। अच्छा, और भी स्टूडेंट के बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके स्टूडेंट का हमने यहाँ पर रिजल्ट का एक एट्रीब्यूट लगाया। हो सकता है कि आप इसमें जस्ट इतना लिखना चाहते हो कि टोटल ओवरऑल फेल है या पास है, लेकिन जो मुकम्मल रिजल्ट है उसके लिए हो सकता है कि आपके पास एक पूरा नया टेबल हो जिसका नाम क्या हो, रिजल्ट। इसके अंदर उसके हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट पड़ा हो, ठीक है। लेट्स सपोज उसके ये नंबर पड़े हों कि उसने मैथ्स में कितने नंबर लिए थे, उसमें कंप्यूटर साइंस में कितने नंबर लिए थे, उसने और कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है उसमें कितने नंबर दिए थे। तो सो ऑन डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी क्या किस किस्म की चीजें आप किस किस्म के टेबल में सेव कर रहे हो। सो द पॉइंट इज के डेटाबेस पूरी क्या होती है, किसी एक प्रोजेक्ट के रेलेवेंट आप बनाते हो, फिर उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जो डिफरेंट किस्म का डाटा होता है वो डिफरेंट किस्म के टेबल्स बना के उनके अंदर आप सेव करते चले जाते हो, ठीक है। ये मैं एक इंतहाई सिंपल और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल का इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ तक जब आपको समझ आ गई है तो इसके बाद अब ये डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर एक एक टेबल होता है, ये बात समझ आ गई। और टेबल के अंदर आप डाटा सेव करते हो, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक टेबल की डिटेल में जाऊंगा कि टेबल के अंदर डाटा सेव करने के क्या क्या रूल होते हैं और किस किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट नाम का एक टेबल कहा था ना पहला, तो अब मैं क्या करता हूँ कि उस स्टूडेंट नाम के टेबल को मैं बड़ा करके यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये है टेबल स्टूडेंट, ठीक हो गया। मैं इसके यहाँ पर लिख भी देता हूँ टेबल स्टूडेंट, ठीक। अब आप इसके अंदर रिकॉर्ड कैसे रखोगे, डेफिनेटली ये डेटाबेस है और आप स्टूडेंट्स को मैनेज करने का एक सिस्टम बना रहे हो, उसके लिए आपने डेटाबेस बनाई हुई है और उस डेटाबेस का एक टेबल स्टूडेंट है। तो उसमें कोई एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, उसमें बेशुमार स्टूडेंट होंगे। आपने कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पूरी डेटाबेस तो नहीं आप बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स का आपको कैसे पता चलेगा, ये एक रो, ठीक है, ये क्या है, ये एक रो हो गई आपकी, सही है। अच्छा, ये दूसरी रो आ गई। अब आप ये देखते चले जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक। ये दूसरी रो आ गई, ये तीसरी रो आ गई एंड सो ऑन, हम इसी तरीके से आगे चलेंगे। अच्छा, ये देखो जनाब, ये हमारे पास बेशुमार रोज आ गई और ये रोज ऑन गोइंग होंगी, आगे बढ़ती चली जाती है, सही है। अब ये जो है कौन सा, जो ये है ये, ठीक है, बल्कि ये नीचे आ गया मैं, ये यहां से यहां तक ये क्या है, ये एक रो है, ठीक है। और एक रो के अंदर क्या चीज होती है, ये याद रखना, हर रो के अंदर वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये एक कॉलम है, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है, ये चौथा कॉलम है। अच्छा, कॉलम कितने होते हैं, वो इतने होंगे जितना आप एक स्टूडेंट के बारे में डाटा स्टोर करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट के बारे में नेम सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पहला कॉलम नेम का हो गया, ठीक है। आप स्टूडेंट का फोन नंबर सेव करना चाहते हैं तो ये दूसरा कॉलम फोन नंबर का हो गया। आप स्टूडेंट का एड्रेस लेना चाहते हैं तो ये आपका एड्रेस का हो गया। और यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो या डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हो गई स्टूडेंट की, ठीक है। आपने अगर स्टूडेंट के तीन किस्म के रिकॉर्ड या तीन चीजें सेव करनी है या चार सेव करनी है तो चारों के चारों आप लिख देंगे तो आपके चार कॉलम बन जाएंगे, सही है। अब ये जो कॉलम मैंने बनाए हैं ये पूरे के पूरे नीचे तक जाते हैं, सही हो गया। अब जो पहला स्टूडेंट आएगा उसका रिकॉर्ड पहली रो के अंदर, दूसरे का दूसरी रो के अंदर, तीसरे का तीसरी रो में, चौथे का चौथे में। अब आपको समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा सादा सा सिस्टम है, ठीक हो गया। ये इस तरीके से अब जो पहला स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई पहला स्टूडेंट है ABC, ठीक है, उसका फोन नंबर है 123। अच्छा, वो रहता है किसी XYZ लोकेशन पे और उसकी डेट ऑफ बर्थ है कोई 2001, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अब ये एक स्टूडेंट हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसका नाम है कोई CDF और नंबर है इसका 456। अच्छा, वो रहता है कहीं ABJ लोकेशन पे, ABJ पे, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2001, ठीक हो गया। अब ये दो स्टूडेंट हो गए हमारे पास। अब देखते जाओ आगे होता क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास अब तीसरा स्टूडेंट है,
उसका नाम है एबीसी। बेशक हमारे पास ऊपर एक एबीसी नाम का स्टूडेंट है, हो ही सकता है ना वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फोन नंबर है, क्या दो लोगों के फोन नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चलो ये 1 to 4 हो गया। अच्छा, क्या दो लोग एक ही एड्रेस पे रह सकते हैं? रह सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि दो भाई हो, ठीक है, लेकिन चलो भाई तो नहीं, भाई अगर होंगे तो डेफिनेटली उनका नाम सेम नहीं होगा, बट द पॉइंट इज कि दो नेबर्स हो, एड्रेस वो सेम लिखते हो, क्योंकि दोनों के साथ साथ घर है, ठीक है। तो हम एक ही एड्रेस के ऊपर दो लोग रह सकते हैं ना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो हाउस नंबर नहीं लिखवा रहे आपके पास, ठीक है। सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हाउस नंबर इतना नहीं होता। करंट सिचुएशन को देख लेते हैं, हम जहां पर रह रहे हैं, जिस टाउन में, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हाउस सिस्टम का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। मैं अगर अपना एड्रेस बताऊंगा तो जो मेरा पड़ोसी है वो भी यही एड्रेस बताएगा, फिर जो पोस्टमैन या जो भी आएगा वो यहाँ आके पूछेगा जी फलाने का घर कौन सा है, तो हम बताएंगे साथ वाला घर उसका है, ये मेरा है, बट द पॉइंट इसके एड्रेस हम दोनों के सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, जहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है वहां पर सब कुछ सेम हो जाता है, हाउस नंबर अलग हो जाता है। अच्छा, अब इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ये हो गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों के रिकॉर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए, ठीक है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हम इस वाले की बात कर रहे हैं या इस वाले की बात कर रहे हैं? कंफ्यूजन है ना। तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने टेबल के अंदर कोई ना कोई एक, अच्छा, एक एट्रीब्यूट ऐसा रखते हो जो आपके पूरे एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। अब ये जो एक चीज होती है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये रो कहलाती है, ठीक है। हर रो में डिफरेंट कॉलम होते हैं, एक रो एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड शो कर रही होती है, सही है। यानी कि एक रो इज इक्वल टू क्या होती है? एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, या स्टूडेंट नहीं भी हो तो जो भी रिकॉर्ड हो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 रो इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड। समझ आ गई? ठीक है। अब ये एक रो आपका क्या शो कर रही है? एक रिकॉर्ड शो कर रही है, सही है। अब इस एक रो में डिफरेंट कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम को एक एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम हमारे नेम एट्रीब्यूट को शो कर रहा है, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। क्या? एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया। अब ये हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे आगे जाते हैं। अब ये जो है ये एबीसी, ये एक एट्रीब्यूट है ना, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट नेम है। अब हम बात ये कर रहे थे कि जब हमारे पास दो रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक है, तो जब दो रिकॉर्ड एग्जैक्टली हमारे पास सेम हो गए तो अब मसला ये है कि अब हम कंप्यूटर को जब बोलेंगे कि एबीसी का रिकॉर्ड दो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है? इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की? कंप्यूटर के पास ऐसी क्या चीज होगी जिससे वो इन दो रिकॉर्ड को डिफरेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो कभी भी कोई दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। गौर करो, हमारे केस में इस वक्त स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, लेकिन फोन नंबर कभी भी दो स्टूडेंट्स का एक नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट हमारे पास मौजूद है फोन नंबर का जो कि हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इस फोन नंबर को किसी भी रिकॉर्ड को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फोन नंबर को क्या कहेंगे कि हम इसको एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ये? PRIMARY, प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है? इसकी डेफिनेशन को अगर हम जाकर देखें तो प्राइमरी की इस चीज, ऐसी चीज को कहते हैं जो कि किसी भी एक टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज होती है, जो कि हर रिकॉर्ड की अलग होती है, वो जो है प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब आपने देखना होता है अपने रिकॉर्ड में कि कौन सा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में कौन सा है? फोन नंबर। फोन नंबर हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, हमारे रिकॉर्ड को सॉरी यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी की हो गई। अब जो यहां तक मैंने आपको बातें बताई, इसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ये बता दूं कि ये क्या है? रो है, एक रो, ठीक है। एक रो के अंदर क्या होता है? आपके कॉलम, ठीक है। हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक रो जो है एक रिकॉर्ड को
जो है लेके चल रही होती है, ठीक हो गया। और उस एक रिकॉर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेफिनेटली एट्रीब्यूट होते हैं, तो आपने उन एट्रीब्यूट्स में से ये देखना होता है कि वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि हर रिकॉर्ड में चेंज है, ठीक है, और कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, वो फाइंड आउट करते हो और उस एट्रीब्यूट को आप ये कह देते हो कि ये जो है इस टेबल में एज अ प्राइमरी की काम करेगा। प्राइमरी की क्यों? क्योंकि ये हर रिकॉर्ड में यूनिक होगा, तो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो आपके लिए रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए प्राइमरी की होना लाजमी है। आप सिटी में रह रहे हो, ठीक है, आप सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे का दो बंदों का एड्रेस सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज फोन नंबर भी उनका सेम है, मैं यहां तक कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि उनका नाम भी सेम था, एड्रेस भी सेम था, डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह रहते हैं, एक ही हमारा नाम है, एक ही हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम फोन भी एक ही रख लेते हैं, नंबर भी दोनों का सेम हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप क्या करोगे, आप उनको किस तरीके से यहां पर जाकर एक एक्स्ट्रा आप अपना जो है कोई आईडी के नाम से एट्रीब्यूट बना लोगे, आईडी, ठीक है। और वो जो आईडी होगी उसको आप क्या करोगे कि वो हर किसी की इंटेंशनली यूनिक रखोगे, 001 लेट्स सपोज, ठीक है, ये 002, ये 003, तो जितने आप आगे चलते चले जाओगे हर किसी का अलग ही होता चला जाएगा, बेशक सब कुछ सेम क्यों ना हो जाएगा। फिर ये अलग है सबसे, ठीक है, क्योंकि ये अलग है, यूनिक है सबकी, तो अब आप क्या करोगे, आपने कहा कि यार फोन नंबर भी हमारा, ऐसी सिचुएशन है कि फोन नंबर भी कभी ना कभी सेम हो सकता है, तो आप क्या करोगे कि आप इस पर इसको जो है क्या कर लोगे, प्राइमरी की बना दोगे, ठीक है। किसको बना दोगे प्राइमरी की? इसको प्राइमरी की बना दोगे और इसके ऊपर से प्राइमरी की खत्म कर दोगे, ठीक है। तो अब कौन हो गया प्राइमरी की? ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके टेबल के अंदर कोई दो एट्रीब्यूट ऐसे आ जाते हैं जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हो, यानी कि ये भी ऐसा है जो प्राइमरी की बन सकता है, ये भी ऐसा है कि ये प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, तो आप एक को प्राइमरी की बना देते हो, ठीक है, और दूसरा जो प्राइमरी की बन सकता है उसको आप ये कहते हो कि ये आपके टेबल की कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है, यानी कि ये कि दोनों बन सकती थी तो हमने इसको बना दिया, लेकिन ये भी उम्मीदवार थी, समझ आ गई बात, यानी कि ये भी अहल थी, इसमें भी इतनी काबिलियत थी कि हम इसको प्राइमरी की बना सके, सही है। तो अभी हमने हमारे पास सारे रिकॉर्ड अगर सेम थे तो हमने क्या किया कि एक आईडी लगा दी और आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। मैं सिटी वाली बात कर रहा था, हमारे सिटी के अंदर कितने सारे लोग घूम रहे हैं, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सब कुछ सबका सेम हो जाए ना बेशक, लेकिन सबके आईडी कार्ड पे लिखा नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमें बीइंग अ सिटीजन या बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनलिटी होने के नाते, तो हमें जो चीज एक दूसरे से अलग करती है वो क्या है, हमारा CNIC नंबर। हर किसी इंसान का CNIC नंबर अलग है, ठीक है। तो जो आपको अलग है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आपके पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, वो आपके नाम से आपको आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से आपको आइडेंटिफाई करता है। आप शनाख्ती कार्ड नंबर अपना लिख के कहीं भी भेजते हो, आपकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना नाम लिख के भेजोगे तो उस नाम के और भी 10 बंदे होंगे, किस फहद की बात हो रही है कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर जब आप लिख के भेजोगे तो उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप ही हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि टेबल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये टेबल डेटाबेस बनाने के और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन अभी जो हमने सीखे हैं उसकी ये बात है। अब हम इसको एसक्यूएल सर्वर में जाके इंप्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पर जाके डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू डेटाबेस बनाएंगे, ठीक हो गया। न्यू डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया, अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है, अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पर जाके मैं इस डेटाबेस का नाम लिखूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट डेटाबेस है तो स्टूडेंट डीबी कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैं यहाँ से किसी भी सेटिंग्स को छेड़ने नहीं वाला, मैं इसको ओके क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट डीबी यहाँ पर क्रिएट होकर आ गई है, ठीक है। जब मैं इसके बैक पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखो कितने सारे ऑप्शन है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी ऑप्शन को छेड़े बगैर टेबल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू टेबल बनाना है, ठीक है। तो अभी हमने जो टेबल देखा, हम क्या करेंगे, वो टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास कॉलम्स वगैरह खुल के आ गए। अब वो सारे के सारे कॉलम मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आईडी, नेम, फोन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यही थे। अब मैं यहाँ पर लिखता चला जाऊंगा आईडी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि जो आईडी आप देंगे उसकी डाटा टाइप क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने जो आईडी वाला सिस्टम रखा है वो किस किस्म का है, 001, 002, 003। तो दैट मीन्स कि हमारी आईडी की डाटा टाइप इंटीजर है, तो हम यहाँ इंट लिख देंगे।
अच्छा, आईडी के बाद क्या है, नेम। नेम जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम varchar यूज करेंगे। ठीक है, varchar बेसिकली क्या होता है, आपका नाम वगैरह या स्ट्रिंग वैल्यूज को सेव करने के लिए हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। अब varchar के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50, दैट मीन्स कि आपका जो नाम आप इस एट्रीब्यूट में सेव कर सकते हो वो 50 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो 50 कैरेक्टर्स क्या एक नाम के अंदर होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 50 कैरेक्टर्स का नाम अगर होता है तो अच्छी बात है, आप 50 तक इसको रहने दो, लेकिन इन केस आपको पता है कि यार हम जो नाम सेव करेंगे वो 25 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप उसको 25 रख दो। ठीक हो गया। अच्छा, आईडी, नेम, नेम के बाद हमने क्या रखा हुआ था जनाब, फोन नंबर। ठीक है, तो इसको फोन कर लो, और फोन को भी आप क्या कर लो, varchar करके। हमारे जो फोन नंबर के कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको 11 की जगह चलो 15 कर देते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको varchar क्यों दिया है, जबकि फोन नंबर तो इंटीजर होता है। मैंने इसको varchar इसलिए दिया है कि जब हम नंबर लिख रहे होते हैं तो हम उसका जो कंट्री कोड स्टार्ट पे ऐड करते हैं वो प्लस लगाते हैं। तो जब आप प्लस करके +93 +97 प्लस इस तरीके से जब भी आप कुछ लिखोगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग बन जाएगा, इंटीजर नहीं रहेगा। तो इन दैट सेंस। अच्छा, इसके बाद आगे आपका आ जाता है एड्रेस, ARRES। ठीक है, एड्रेस, तो एड्रेस तो डेफिनेटली होता ही क्या है आपका varchar के अंदर होता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग ही होता है वो। तो अब यहाँ पर एक इशू है कि मैं कहता हूँ कि जनाब varchar 50 है, बट द पॉइंट इसके हो सकता है किसी का एड्रेस लंबा हो। ठीक है, मैं 100 कर देता हूँ, बट स्टिल मुझे ये बताओ कि क्या गारंटी है कि वो 100 में पूरा कर देगा, नहीं पता मुझे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लिमिट लगाता ही नहीं हूँ, मैं इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ, जितना भी टेक्स्ट लिखेगा एज इट इज उसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूँ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ऑफ बर्थ। अच्छा, इस डेट ऑफ बर्थ को जो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी चलती है या फिर शॉर्ट फॉर्म चलती है, उसको हम डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखने की जगह DOB ऐसे भी लिखते हैं डेटाबेस के अंदर, तो DOB। ठीक है, जिससे क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ ही हमारा बन रहा होता है। हम इसको varchar करके, आई थिंक सो varchar इसको करके यहाँ पे हम 20 भी कर दें तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कैसे लिखना है, 20/01/2021। ठीक है, तो इसमें 20 भी मोर देन इनफ है। अब ये सारा का सारा हमने बना लिया, ये टेबल हमने लिख दिया, हमने ये देख लिया कि कॉलम के नेम हमने दिए और हर कॉलम की डाटा टाइप हमने प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब ये हमने नहीं देखा कि अलाउ नल्स क्या है। ठीक है, दैट मीन्स कि जब आप कोई ये जब फॉर्म की एंट्रियां आप कर रहे होगे तो एंट्रियां करते हुए किसी स्टूडेंट की आप आईडी लिखते हो, नेम लिखते हो, और फोन नंबर के आगे ये हटा देते हैं, और फोन नंबर के आगे अलाउ नल के ऊपर अगर टिक है तो फोन नंबर अगर आप नहीं भी लिखते हो बाकी सारा डाटा दे देते हो तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके सामने से अलाउ नल हटा दिया तो अब मुझे फोन नंबर लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलाउ नल का मतलब ये कि ये अलाउ करो यूजर को कि वो खाली ये वाला एट्रीब्यूट खाली भी छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, लेकिन मैं अगर इसको टिक कर दूंगा तो अब यूजर इसको खाली छोड़ सकता है। अब पूरा डाटा दे देगा यूजर, लेकिन फोन नंबर नहीं भी देगा तो डाटा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप यूजर्स पे ऑप्शनल छोड़ना चाहते हो कि अगर आप ये डाटा देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है कि आपने अलाउ नल को टिक कर देना है। अब अलाउ नल ऑप्शनल है, अगर वो डाटा देना चाहेगा तो आपके पास आ जाएगा, अगर वो डाटा नहीं देगा तो उसका ये एट्रीब्यूट खाली आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको हटा दिया तो जब तक वो ये डाटा नहीं देगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कुछ कॉन्स्टेंट लगाने पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जब आप फिल कर रहे होते हैं इंटरनेट पे तो उनके नाम के आगे छोटा सा रेड स्टेरिक होता है। ठीक है, और कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेरिक नहीं होता लेकिन ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा होता है। तो ऑप्शनल दैट मींस कि उसके अंदर जो डेटाबेस बनी हुई है ऑप्शनल में वहां पे अलाउ नल के आगे टिक हुआ है, और अगर स्टेरिक है दैट मींस उनमें से किसी के आगे टिक नहीं हुआ हुआ, हर इंफॉर्मेशन लाजमी आपने देनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया पूरा फॉर्म। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कीज हैं जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली क्या है, फोन नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, आईडी। अब आईडी हमने इसलिए यूज किया था कि फोन नंबर शायद हमने सोचा था कि सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो उसको इसका मतलब फोन नंबर को छोड़ के इसी को प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब हम इसको प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, हम इस टेबल के अंदर इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको सेट प्राइमरी की के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि अब इसको आपने एज अ प्राइमरी की यूज करना है। समझ आ गई। अच्छा, अब
इसको प्राइमरी की करने के बाद मैं इस फॉर्म को, इस जो मैंने टेबल बनाया इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं Ctrl+S का बटन दबाऊंगा तो कहेगा ठीक है ये जो आपने टेबल क्रिएट किया मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप मुझे इसका नाम बता दें। तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट टेबल है इसका नाम, ठीक है। तो इसको मैं इन अदर वर्ड TBL_student लिख देता हूँ। TBL स्टैंड फॉर टेबल, शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने खुद से बना ली, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ये टेबल जाकर यहाँ पे सेव हो गया, ये रहा TBL टेबल। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक पे इस पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये पहला ऑप्शन न्यू टेबल तो डेफिनेटली और नया टेबल क्रिएट करने के लिए है। पहला ऑप्शन डिजाइन, अगर मैं डिजाइन के ऊपर जाऊंगा तो वही वाला पेज दोबारा खुल जाएगा जिससे मैं अभी टेबल बनाया है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये नहीं देखना, अगर मैं सिलेक्ट टॉप 1000 रोज पे जाऊंगा तो क्या होगा कि अगर मैंने इसमें डाटा डाला हुआ है ना, तो जो जितना भी डाटा है, अगर 2000 रोज का भी डाटा पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ पर नीचे इस जगह पर ये जो लिस्ट है पूरी, यहाँ पर वो 1000 डाटा 2000 में से पहली टॉप 1000 रोज जो होंगी वो आ जाएंगी। रोज कौन सी होती है, ये एक रो होती है, ठीक हो गया, वो आ जाएंगी। अच्छा इसके अलावा ये ऑप्शन किस लिए काम करता है आपको समझ आ गया, एडिट टॉप 200 रोज। अच्छा एडिट टॉप 200 रोज का ऑप्शन क्या करता है कि आपके सामने पहली 200 रोज जो होंगी डाटा की वो खुल के आ जाएंगी और उसमें से अगर आप कोई डाटा को एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। जब मैंने टॉप 200 रोज पे क्लिक किया तो ये खुल के आ गया खाली टेबल, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, एक भी रो नहीं है। तो जब उसने 200 रोज लाने की कोशिश की तो उसको कुछ भी नहीं मिला। अब हम यहाँ पे डाटा सेव करते हैं, लेट्स पुट 001 या खाली 1 कर लेते हैं, ठीक है 1। और हम यहाँ पर नाम लिखते हैं जनाब अली फहद महमूद, फोन नंबर कर देते हैं 22202255, ठीक है। एड्रेस कर देते हैं पाकिस्तान, ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं कोई 2001। हमें फॉर्मेटेड वे में डाटा रखना होता है, लेकिन यह है कि हम एक सैंपल डाटा ले रहे हैं। अब मैं टैब का बटन दबाता हूँ, मैं दूसरी लाइन में आ गया, एक रिकॉर्ड मेरे पास सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ 2, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ हमाद, फोन नंबर है 555, एड्रेस है पाकिस्तान और 2002, ठीक है। अब मैं दोबारा टैब दबाता हूँ, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आईडी दोबारा वही ऊपर वाला यूज करूँ, 2 लिखा, आगे गया। अब मैं आगे बेशक अपना सारा का सारा डाटा चेंज भी कर लूँ, लेट्स से अलीम, यहाँ पर जाके 88, अब मैं यहाँ देता हूँ पाकिस्तान और मैं यहाँ जाके 2005 कर देता हूँ। जब मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो एरर आ गया, ठीक है। वो एरर इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि जो प्राइमरी की है वो हर रिकॉर्ड की यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि यही तो वो एट्रीब्यूट है जो कि आपके दो रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सेम दे दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा आप किसकी बात कर रहे हो। बेशक अब अगला डाटा सारा का सारा सेम हो या अगला डाटा सारा का सारा अलग हो, बट द पॉइंट इज कि उसने इन दो डाटा में डिफरेंशिएट प्राइमरी की के थ्रू करना है। मैं कहता हूँ ओके, अब मैं इसको जाकर यूनिक कर देता हूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ। अब जब मैं आगे जाके टैब दबाऊंगा तो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो दैट मीन्स कि प्राइमरी की हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज होती है और हर एक रो की प्राइमरी की यूनिक ही होनी चाहिए। अब ये डाटा सारा इसमें सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज करूंगा तो ये देखो मेरे पास यही रोज दोबारा से खुल के आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नया डाटा भी डाल सकता हूँ और मैं यहाँ से किसी डाटा को एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये एडिशन जो मैंने किया है इसके अंदर एडिट करके वो सेव हो गया होगा। मैंने 88 की जगह 885 कर दिया था थर्ड रिकॉर्ड के फोन नंबर में, तो अब ये देखो 885 सेव हो गया। अब यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जाता हूँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, तो ये ऊपर क्यूरी लिखी हुई आ रही है और ये देखो नीचे डाटा खुल गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये टाइपिंग अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए है। यहाँ पर मेरे पास 3 रोज आई हैं, अगर मेरे पास 2 लाख रोज होती तो उसमें से पहली 1000 आ जाती, क्योंकि जो बटन लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। सही है, समझ आ गई आपको। और अगर मैं 2000 करना चाहता तो मेरे पास यहाँ बटन तो कोई भी नहीं है सिलेक्ट 2000 का, तो ये देखो एडिट करके यहाँ पर जाके मैं इस 1 को हटा के 2 लिख के एंटर मारता, सॉरी एग्जीक्यूट के बटन पे यहाँ से क्लिक करता तो वो 2000 आ जाती। बट द पॉइंट इसके मेरे पास है ही 3 तो वही आई जा रही है बाबा। तो इसको आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये सिंपल सिंटैक्स नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जिसको हम एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं, जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या फिर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस में टेबल में डाटा डालने के लिए यूज होती है। तो
ये वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये उसने उस लैंग्वेज में लिखकर इसको समझाया है कि सिलेक्ट टॉप 2000 रोज जिसके अंदर आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीजें उठानी है कहाँ से, स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर से, स्टूडेंट के टेबल के अंदर जाकर वहां से, तो ये वहां से उठा के शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसको आपको लिखने की आज की जरूरत नहीं पड़ती, डाटा सिस्टम इतना एडवांस हो गया है। पहले आपको ये सब चीजें खुद से लिखनी पड़ती थी, सेम लाइक जैसे आप प्रोग्रामिंग खुद से करते हो। अब आप ये देखो, मैंने इसको कहा सिलेक्ट टॉप 2 रोज, तो अब देखो कि पहली और दूसरी आ रही है। अगर मैं इसको ये कहता हूँ सिलेक्ट टॉप 1 रो, तो अब देखना क्या होगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक रो आ गई है। क्यों, किसका मतलब कि यहाँ से इफेक्ट होता है। ठीक है, अब मैं 3 कर देता हूँ तो जो मेरे 3 है वो तीनों की तीनों आ जाएंगी। अगर चौथी होती भी तो वो ना आती, क्योंकि मैंने यहाँ 4 कहा हुआ था। तो जब मैंने 1000 कह दिया तो उस 1000 को लाने के चक्कर में एटलीस्ट जितनी है वो तो पक्की लाएगा ही लाएगा। समझ आ गई बात आपको। तो ये है आपके टेबल्स बनाने का तरीका। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप एक टेबल नहीं बनाते, आप यहाँ पर बेशुमार टेबल बनाते हो। मैंने आपको बताया था ना कि जो टेबल होता है वो आपका कोई एक नहीं होता यहाँ पे। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या करते हो कि यहाँ पर जाकर एक टेबल और बनाओगे जो रिजल्ट्स का होगा, एक टेबल और बनाओगे जो फीस का होगा। ठीक है, तो ऐसा फी का भी टेबल आ गया, रिजल्ट का भी आ गया, स्टूडेंट का भी टेबल आ गया। आप जितने मर्जी टेबल बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक हो गया। फिर उन टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है, ये भी याद रखना। ये नहीं होता कि टेबल सब अलग अलग है। ठीक है, हर टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन हुआ करता है। लेट्स सपोज मेरा एक यहाँ पर मैं पेंट पे जाता हूँ, ये समझ आ गया आपको। अब मैं आपको ये मिटाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि रिलेशन कैसे काम कर रहे होते हैं। मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, ये कौन सा टेबल हो गया, स्टूडेंट टेबल है। ठीक हो गया, स्टूडेंट टेबल। ठीक, अच्छा अब मेरे पास दूसरा टेबल है, लेट्स सपोज किस चीज का कर ले, स्टूडेंट के रेलेवेंट किसी चीज का करते हैं, रिजल्ट का कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम रिजल्ट के ऊपर जाते हैं तो ये रिजल्ट का टेबल हो गया। अब रिजल्ट के टेबल में किसके रिजल्ट्स होंगे, स्टूडेंट के ही होंगे ना। ये कौन सा टेबल है, रिजल्ट टेबल। अच्छा, इसके नाम को हम थोड़ा सा आगे नाम उसके साथ टेबल भी लगा लेते हैं। ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास फर्ज करो जो अभी तक हमने पढ़ा सीखा उसके मुताबिक ही हम बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रो में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दूसरी रो में, अच्छा तीसरी में तीसरे का, ठीक है, चौथे में चौथे का। समझ आ रही है बात आपको। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, ये देखा आपने। अब इसके बाद मेरे पास डेफिनेटली रिजल्ट्स भी होंगे। ठीक है, अब मैं रिजल्ट्स को भी ऐसे ही इसकी रो बना देता हूँ जैसे कि हमारे पास टेबल की है उसमें है। कैसे करते हैं स्टूडेंट टेबल, ये ए पे क्लिक करके, जो टाइपिंग का कंसेप्ट होता है ना वो ये ए होता है ना, इसको आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक करते हो और जाकर जब लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये पेंट है, सिंपल टूल है, जो हर विंडोज में बिल्ट इन आया करता है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये रोज जो है ये एक एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा पॉसिबल है कि हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। एक एकेडमी है, ये सॉफ्टवेयर उसका है, और उस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट आते हैं और वो कोर्स में एनरोल होते हैं, और हर स्टूडेंट का एक कोर्स का एक रिजल्ट होता है। ठीक हो गया। तो अब ये स्टूडेंट है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, इसने एक कोर्स किया तो इसके इस कोर्स का रिजल्ट यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जरूरी तो नहीं कि एकेडमी में आने वाला एक स्टूडेंट एग्जैक्टली एक कोर्स करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टूडेंट है, सही है, इसने हमसे 2 कोर्स किए थे, तो इसके जो लिंक है वो इस कोर्स से भी है, इस कोर्स से भी है। ठीक है, अच्छा ये तीसरा स्टूडेंट है, लेट्स सपोज ये इसने कोई कोर्स नहीं किया, हमारे पास एनरोल है, आके एनरोल होके चला गया था और उसने कहा था कि मैं अगले महीने आऊंगा फिर देखूंगा कौन सा कोर्स करना है। दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। हम चौथे स्टूडेंट पे आ जाते हैं। हमारे पास ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसने ये कोर्स भी किया, इसने ये कोर्स भी किया और इसने ये कोर्स भी किया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट ने एक कोर्स किया, एक स्टूडेंट ने 2 किए, एक ने 3 किए,
हो सकता है जो एक और हो वो हो सकता है सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल हो जाए। हमने ये भी देखा कि एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है लेकिन उसने किसी में भी एनरोल नहीं किया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गई। अब यानी कि स्टूडेंट जो है उन स्टूडेंट का रिजल्ट के साथ रिलेशन है, ऐसा ही है। यानी कि इस टेबल में पड़े हुए डाटा, ये जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसमें पड़े हुए डाटा का इसमें पड़े हुए डाटा के साथ लिंक है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि आप किस तरीके से ये शो करोगे कि इसी स्टूडेंट का ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा इस स्टूडेंट का ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसने या तो कोर्स में एनरोल नहीं किया अभी तक या फिर एनरोल किया भी है तो अभी इसका रिजल्ट नहीं आया लेट्स से। ठीक है, अच्छा इस तरीके से ये है, इसकी 3 रिजल्ट है। सही है, समझ आ गया। अब आप किस तरीके से इनको आपस में देखोगे कि ये किस तरीके से यहाँ लिंक होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज अब हम यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिजल्ट है लेट्स से ए ग्रेड, ए ग्रेड। ठीक हो गया। अब ये ए ग्रेड रिजल्ट है और ये किसका है जनाब, ये स्टूडेंट था यहाँ पर एक, इसकी हम एक आईडी बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें अच्छे से समझ आ जाए और इसलिए मैं थोड़ा सोच सोच के बना रहा हूँ ये चीजें ताकि चीजें इतनी सादा और सिंपल रहें कि आपको आसानी से समझ आए। ये इसकी आईडी है यहाँ पर। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट की आईडी है यहाँ पर, इसकी आईडी क्या है 001। ठीक हो गया, और ये इसका क्या है रिजल्ट है। अब आप किस तरीके से बताओगे कि ये रिजल्ट किसका है। यहाँ पर तो मैंने आपको लगा कर दे दिया ना एरो, लेकिन जब आप एसक्यूएल सर्वर में है तो एरो तो नहीं लगाएंगे, वहां पर कोई ना कोई टेक्निकली ऐसा काम करना पड़ेगा ना कि पता चल जाए कि रिजल्ट के टेबल में ये वाला जो रिजल्ट पड़ा हुआ है ये इस स्टूडेंट का है। तो आप क्या करेंगे कि ये आईडी है और हमें पता है कि आईडी प्राइमरी की है, तो इस प्राइमरी की को आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ जाके लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे आप लिखेंगे, ये आप कर देंगे std_id यानी कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है। ठीक है, अब फर्ज करें हम इसको क्या करते हैं कि इस स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ लिखेंगे ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या 001। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आईडी नंबर 001 वाले स्टूडेंट का रिजल्ट में ए ग्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ 002 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 002000002। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाकर लिख देता हूँ क्या बी और यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ फेल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टूडेंट नंबर 002 जो था, ठीक है, उसने 2 कोर्सेज किए थे। अब आप मुझे बताओ कि उन दोनों कोर्सेज के अंदर उसके क्या रिजल्ट थे, आप क्या बताओगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एक में बी ग्रेड था दूसरे में फेल। अभी आपको कैसे पता चला कि एक में बी ग्रेड था दूसरे में फेल, रिजल्ट के टेबल में आईडी के साथ लिखा हुआ है। तो आपको मैंने ये पूछा कि स्टूडेंट जो था 002 उसका आपको कैसे उसके रिजल्ट क्या थे, तो आपने जाके रिजल्ट के टेबल खोला, रिजल्ट का टेबल खोल के तो आपने देखा आगे कि यार ये लिखा हुआ है 002। ठीक है, तो 002 का मतलब क्या होता है कि ये इसकी आईडी है, यहाँ पर आ गई है, तो इसका इस आईडी वाले स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, इस आईडी वाले स्टूडेंट का ये रिजल्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसका कोई आईडी था 004, तो अब यहाँ पर यह आ जाएगा 004 004 004। ठीक है, अब ये चीजें यहां पर आ गई। सही है, अब ये इसके साथ ये जितने भी रिजल्ट हैं ये इस बंदे के साथ 004 वाले के साथ रिजल्ट हो जाएंगे। तो सो द पॉइंट इज कि रिजल्ट के टेबल में देखो हमने कोई प्राइमरी की यूज नहीं की, हमने एक स्टूडेंट आईडी यूज की और हमने क्या किया कि एक उसके रिजल्ट सेव किए। अब स्टूडेंट आईडी रिपीट भी हो रही है, 002 यहाँ पे भी आ रहा है, 02 यहाँ पे भी आ रहा है, ये 004 3 दफा आ रहा है, 001 बेशक एक दफा आ रहा है। ठीक है, और है क्या स्टूडेंट आईडी ही है। यहाँ पर ये प्राइमरी की थी, यहाँ पर चली गई है ये, तो अब यहाँ पर जाके हम इसको क्या कहेंगे फॉरेन की। ये एक नया कंसेप्ट फॉरेन की। जब आपके किसी टेबल की एक की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में चली जाती है और वहां पर किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करती है तो उस दूसरे टेबल में आप उस की को फॉरेन की कहते हैं। जब भी आप किसी को बताओगे कि रिजल्ट टेबल में ये 001 जो है ये बेसिकली फॉरेन की है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि एक्चुअली ये जो की है ये किसी और टेबल की प्राइमरी की है और ये वहां से आ रही है।
सही है। अब ये चीजें आपस में लिंक होना शुरू हो जाएंगी, सही है। और किसी भी ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट आप सेफ ही नहीं कर सकते अब जो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर जाके 008 का रिजल्ट सेव करूंगा तो फॉरेन की कहेगी कि 008 नाम का तो बंदा हमारे पास प्राइमरी की में है ही नहीं, तो आप इधर इसकी रिजल्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली बड़ा जबरदस्त तरीके से कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा और मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन की का कंसेप्ट होता है। ये चीजें आपको समझ आई। ये मैंने बहुत ही सादा लफ्जों में और बड़ा दूर से जाके समझाया। मैं आपको चाहता था ये भी बता सकता था कि ये स्टूडेंट है, ये इसकी प्राइमरी की है, ये रिजल्ट के टेबल में प्राइमरी की को लेके जाऊंगा तो फॉरेन की बन जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे समझाया कि जैसे आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं डेटाबेस का, और बिल्कुल ही जैसे बच्चों के लेवल पे जाके समझाते हैं ना, तो वो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फॉरेन की कैसे बनती है। ठीक है, अच्छा अब ये वीडियो मैं यहाँ तक रोकता हूँ, फिर से आगे आपको वहां बताता हूँ। अच्छा, तो अभी तक हमने जो देखा था कंसेप्ट कि हमने टेबल बना लिया, फिर उसके बाद हमने पेंट के ऊपर ये फॉरेन की का कंसेप्ट समझा। अब हम इस फॉरेन की के कंसेप्ट को जाके इम्प्लीमेंट करते हैं किधर, आपके टेबल्स के ऊपर, डेटाबेस के अंदर जाके। तो हमारे डेटाबेस, हमने ये हमारा डेटाबेस था, हमने उसको खोला, ये हमारे टेबल्स थे। हम इसको खोलेंगे तो हमारे जो टेबल बने हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। हमारे पास अभी तक टेबल स्टूडेंट है, वो यहाँ सामने आ रहा है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टेबल पे चला जाता हूँ। ठीक है, जब मैं न्यू टेबल पे जाऊंगा तो ये मेरे पास इंटरफेस खुल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या रखना था, एम एस पेंट के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक तो स्टूडेंट आईडी रखनी थी और उसका स्टूडेंट आईडी के आगे उसका रिजल्ट रखना था, ताकि मुझे सिंपली पता चल जाए कि स्टूडेंट नंबर इतने, स्टूडेंट आईडी नंबर इतने का, रिजल्ट नंबर इतना ये है। ठीक है, रिजल्ट ये है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या रख लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, स्पेस नहीं देनी, जहाँ पे स्पेस देना चाहते हो वहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है। यहाँ पर मैं डाटा टाइप इंटीजर रखूंगा और यहाँ पर मैं इसको अलाउ नल करूंगा। अच्छा, वजह क्या है इंटीजर रखने की, क्योंकि जो आईडी यहाँ पर आएगी डेफिनेटली वो इंटीजर ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे जो टेबल बनाया, टेबल स्टूडेंट, उसमें जो हमने आईडी रखी हुई है उसकी डाटा टाइप इंट है, तो हम यहाँ पे इसको भी इंट ही रखेंगे। वो अलाउ नल है तो यहाँ पर ये भी अलाउ नल नहीं, अलाउ नल पे अनचेक है तो ये भी अनचेक ही होगा। ठीक है, अच्छा प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हुआ करती, क्योंकि अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली चीज ही खाली होगी तो फिर यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसका दूसरा रिजल्ट। ठीक है, ये टेबल मैंने बना दिया। जो सबसे पहले हम प्राइमरी की कैसे बनाते थे, राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की, लेकिन अब हमने इसको फॉरेन की बनाना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके रिलेशनशिप्स पे जाऊंगा, रिलेशनशिप्स पे जाऊंगा और उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये एफ के टेबल वन ये इस तरीके से बन गया, यानी कि फॉरेन की बनाने के लिए ये मेरे पास एक इवेंट, एक रिलेशनशिप जनरेट हो गया। ये मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं इसको रीनेम, यहाँ पे रीनेम करके कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकता हूँ जो आप चाहो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जाकर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे जाकर ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पे क्लिक करना है, नई विंडो खुलेगी। रीनेम करने का ऑप्शन यहाँ पे फिर आ रहा है। पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रीनेम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, जब जो रखना चाहें इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एफ के अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी कर देते हैं। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कि कौन से टेबल की प्राइमरी की है जिसको मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट टेबल की। तो मैंने ये स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट किया और मैं इसको किस टेबल में फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाले टेबल में जो मैंने इस वक्त खोला हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका नाम ऑटोमेटिकली टेबल 1 आ रहा है। क्यों टेबल 1 आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसका नाम रखा ही नहीं है, ये ऊपर टॉप पे देखो टेबल 1 ही है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं यहाँ नीचे क्लिक करूंगा तो ये देखो टेबल स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट मेरे सामने आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, नेम, फोन नंबर। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा टेबल है जो प्राइमरी की है, मुझे पता है कि आईडी है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अब वो ये कह रहा है कि इस प्राइमरी की को कौन से टेबल में इधर जाके फॉरेन की बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आईडी वाले टेबल की प्राइमरी की को स्टूडेंट आईडी के साथ एज अ फॉरेन की लिंक कर दो। मैंने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये एडिड है ऑलरेडी। अब मैं दोबारा ऐड पे क्लिक करूंगा तो नया रिकॉर्ड बनाएगा। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो। ठीक है, तो इसको हमें दोबारा नहीं बनाना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमने एक रखना है। ये बनाने के बाद आप इसको क्लोज कर दो और अब आप इसको कंट्रोल एस के थ्रू जब सेव करोगे तो टेबल का नाम पूछ रहा है तो इसका आप कर दो tbl अंडरस्कोर रिजल्ट। जब मैं ओके करूंगा तो ये पूछेगा कि जो आपने नया टेबल बनाया है इसकी वजह से आपके टेबल स्टूडेंट के अंदर भी चेंजिंग्स आएंगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिंक होगा ना उससे जाकर, उसकी प्राइमरी की को तो फॉरेन की बनाया जाएगा। तो क्या आप अलाउ करते हैं? मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यस कर दिया। अब ये इंटरलिंक हो चुका है टेबल। ठीक है, अब ये इंटरलिंक हो चुका है और यहाँ पर ये टेबल शो नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा, इस टेबल के फोल्डर को जाके रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने से ये रिजल्ट वाला टेबल नहीं आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नया रिकॉर्ड इसमें डालना हो तो एडिट करते हैं। मैं इसके ऊपर एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक किया है। अब ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखो ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड उन्हीं स्टूडेंट का डाल सकता हूँ जो स्टूडेंट मेरे पास सेफ है। हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास उसकी आईडी भी है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के टेबल पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करके स्टूडेंट के रिकॉर्ड खोल लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। ठीक, अब ये देखो मेरे पास स्टूडेंट नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट नंबर 1 का रिजल्ट डालना चाहता हूँ। तो मैं उसकी आईडी यहाँ मेंशन करूंगा 1 और यहाँ रिजल्ट उसका डाल दूंगा ए ग्रेड। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट नंबर 2 का रिजल्ट डालना चाहता हूँ। तो मैं आईडी यहाँ मेंशन करूंगा 2 और उसका जो रिजल्ट है वो मैं डाल दूंगा ए ग्रेड। ठीक है, या बी कर देते हैं इस दफा। अच्छा, अब मैं आगे दोबारा स्टूडेंट नंबर 3 का भी कोई रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा 3 और उसके बाद मैंने इसका ग्रेड डाल दिया कोई लेट्स सपोज अगेन सी ग्रेड। ठीक है, अब मैं दोबारा से स्टूडेंट नंबर 1 का डालना चाहता हूँ। ठीक है, 1 और इसका ए, दूसरे में भी 1 ए, फिर दोबारा मैं 1 का डालना चाहता हूँ तो इसमें कोई बी, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो आप रिकॉर्ड्स आते चले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया आपका काम। ठीक है, इजीली हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पर जाके स्टूडेंट नंबर 5 का डाटा डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सी ग्रेड डाला मैंने 5 एरर आ गया। ठीक है, ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया, वो कह रहा है कि आपके पास स्टूडेंट नंबर 5 की कोई आईडी ही नहीं है तो आप स्टूडेंट नंबर 5 का डाटा क्यों डालना चाह रहे हैं? आप तो डाल ही नहीं सकते। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आपको? अब यहाँ पे जब तक मैं रहूंगा मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे इसको कोई आईडी वाला डाटा देना पड़ेगा। यहाँ पर रख के 3, तो 3 पे मैंने आगे किया तो हाँ जी 3 मेरे पास मौजूद था तो उसने ले लिया। सही है, अब मैं इसको कोई रिकॉर्ड इसका डी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, चलो सही है। मैं इसको यहाँ से ये ले जनाब, ठीक हो गया। ये देखें अब ये इसके बाद सेफ हो गया। मैं इसको एग्जीक्यूट किया राइट क्लिक करके कि देखो कि सेफ हुए या नहीं। अब ये देखो रिकॉर्ड हमारे लिंक हो गए। देखो अब एक स्टूडेंट आईडी के एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी हैं और किसी एक स्टूडेंट के सिर्फ एक रिकॉर्ड भी मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका लिंक हो गया। अब अगर आप इसको इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम देखना चाहो इस लिंकिंग को, तो आपने क्या करना है, अपनी डेटाबेस के ये जो स्टूडेंट वाली डेटाबेस के प्लस पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है डेटाबेस डायग्राम, राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस डायग्राम। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना आप क्या खुलेगा, ये आपका ऑप्शन खुल गया। आपने इसमें क्या करना है, टेबल रिजल्ट पे क्लिक करना है, ऐड कर देना है, ऐड। ठीक है, फिर टेबल स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ऐड क्लिक कर देना है। दोनों टेबल आ गए। और देखो टेबल तो आए, साथ उनके बीच में ये चीज भी जुड़ी हुई है, एक छोटा सा एक ये लिंक बना हुआ है। ठीक है, ये लिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप। और वो क्या बता रहा है, इसकी तरफ देखो टेबल स्टूडेंट की तरफ की बनी हुई है और इस तरफ ये बना हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसकी प्राइमरी की वहां पे एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। समझ आई आपको बात? इसलिए इसने रिलेशन शो कर दिया। आप जितने भी टेबल बनाओगे सबके दरमियान ऐसे रिलेशन होते हैं। समझ आ रही है बात? और आपके टेबल के रिलेशन बनाने का तरीका क्या होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। आपका रिलेशन बनाने का तरीका ये होता है टेबल्स के अंदर कि आपने सबसे पहले एक टेबल उठाना है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में टेबल कितने बनेंगे। मुझे पता चल गया जनाब मेरे पास से टेबल बनेंगे कितने, 3 लेट्स सपोज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेबल नंबर 1 उठाना है। ठीक हो गया, अच्छा फिर उसके बाद आपने देखना है क्या टेबल नंबर 1 का टेबल नंबर 2 से कोई रिलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है क्या टेबल नंबर 1 का टेबल नंबर 3 से कोई रिलेशन है। ठीक है, जो रिलेशन है वो बना देना है। ठीक हो गया, फिर आपने टेबल नंबर 2 उठा लेना है। फिर क्या 2 का 1 के साथ कोई है, 2 का 3 के साथ कोई है, फिर 3 को उठा लेना है। 3 का 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ है। फिर जिसके जो जो रिलेशन बनते चले जाएंगे उनको आपने लिंक करते चले जाना है, प्राइमरी की फॉरेन की, प्राइमरी की फॉरेन की। ठीक है, जब वो रिलेशन बन जाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी एक डायग्राम बन जाएगी। पॉसिबल है कि ऐसे ऐसे, और अगर आपका ये एक थर्ड टेबल था तो उसका इस तरीके से ऐसे करके और फिर ऐसे। अब इसका मतलब ये है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है।
समझ आ गई। तो इस तरीके से आपके रिलेशन बन जाते हैं। ठीक हो गया। आगे रिलेशन के मुख्तलिफ किस्म के नाम भी आते हैं कि ये वन टू मैनी है, यानी कि एक टेबल जो है उस एक टेबल के अंदर पड़ा हुआ कोई एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के पड़े हुए बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ लिंक हो रहा है अगर, तो आप क्या कहोगे कि वन टू मैनी है। लाइक हमारे पास एक सिनेरियो है कि हर सिनेरियो में ऐसा ही होता है कि एक स्टूडेंट है और आगे रिजल्ट के टेबल में उसके बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो यानी कि वन टू मैनी, यानी कि वन स्टूडेंट मैनी रिकॉर्ड के साथ लिंक है। अगर आपका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है और वो दूसरी तरफ भी जाके एग्जैक्टली एक ही रिकॉर्ड के साथ लिंक होता है, तो आप ये कह दोगे कि ये वन टू वन है। ठीक है। अच्छा, और अगर आपका टेबल ऐसा है कि हो सकता है कि आपका टेबल एक टेबल में पड़ा हुआ डाटा दूसरे में किसी के साथ भी लिंक ना हो और हो सकता है कि बहुत सारों के साथ हो जाए, तो आप जीरो टू मैनी, वन टू जीरो और मैनी कह सकते हो, यानी कि हो सकता है किसी के साथ ना हो, किसी हो सकता है ज्यादा के साथ हो। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है लिखने वाले, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि डेटाबेस में टेबल कैसे, डेटाबेस होती क्या है, डेटाबेस के अंदर टेबल का क्या कंसेप्ट है, टेबल में एक रो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, टेबल के एक रो के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर कैंडिडेट की क्या क्या कंसेप्ट है, प्राइमरी की क्या क्या कंसेप्ट है, और फिर दूसरा टेबल बनता है तो उसकी किस तरीके से जाकर वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की बनती है। ये सब ऐसे कंसेप्ट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम आगे काम करेंगे तो ये इस्तेमाल भी होंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि आज की क्लास में मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, वो आप तक पहुंच गई है। सही है। बाकी अब हम आगे वाली क्लासेस में जब काम करेंगे तो मैं आपको ये चीजें डिफाइन नहीं करूंगा, ये प्राइमरी की है, फॉरेन की हो गया, ये इस तरीके से इस तरीके से, बस आपको अभी चीजें पता है, अब हम इनको आगे यूज करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये क्लास पूरी की पूरी डेटाबेस के जनरल कंसेप्ट के ऊपर है। अब एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं डेटाबेस यहाँ मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। डेटाबेस एक बहुत बड़ी चीज है, डेटाबेस एक पूरी की पूरी फील्ड है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी पूरी एक पोस्ट होती है आपकी आईटी कंपनीज में, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को डील करता है बंदा। ठीक है। तो हमने उस लेवल पे नहीं जाना, हम डेटाबेस को अगर पढ़ने बैठ जाएं तो पूरी की पूरी शायद हम डेटाबेस को ही अगले 6-7 महीने पढ़ते रहे। हमने डेटाबेस के जनरल कंसेप्ट देखने और उसको फिर हमने यूज करना है। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की हैं, लेकिन मैंने उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जो कि हमने प्रैक्टिकली भी यूज करनी है। आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट पता चल गया, आपको कैंडिडेट की का पता चल गया, आपको फॉरेन की का पता चल गया, टेबल बनाने का पता चल गया, रोज का पता चल गया, एट्रीब्यूट्स का पता चल गया, डेटाबेस का कंसेप्ट पता चल गया। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, आगे हम इनको यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट दोबारा फिर आगे इंशाल्लाह काम करेंगे।